आज हम बात करेंगे जनपद सिविल अस्पताल की। एक ऐसी जगह जहां एक मामूली सी दिखने वाली खिड़की के पीछे एक बहुत ही गहरा और भयानक राज छिपा हुआ है। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक चेतावनी से जो एक नई डॉक्टर को दी जाती है, और यहीं से अंधविश्वास और हकीकत के बीच की जो धुंधली लकीर है ना, वो सामने आने लगती है। तो ये सब शुरू होता है डॉक्टर प्राची के आने से। वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी फोरेंसिक स्पेशलिस्ट हैं और उनकी पोस्टिंग होती है एक पुराने, एकदम सुनसान से मुर्दा घर में। अब आगे क्या हुआ उसे समझने के लिए ना इन किरदारों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अस्पताल की अजीबोगरीब घटनाओं को लेकर हर किसी का अपना एक अलग ही नजरिया था। तो शुरू से ही ना एक टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है डॉक्टर प्राची, जो हर चीज में साइंस और लॉजिक ढूंढती हैं, और दूसरी तरफ है अस्पताल का पुराना स्टाफ, जिनके मन में सालों से गहरे डरावने विश्वास जमे हुए हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। स्टाफ का जो ये डर है ना, वो ऐसे ही हवा में नहीं है। इसके पीछे की जड़ें अस्पताल के अतीत में हुई एक बहुत ही खास और दुखद घटना से जुड़ी हैं। ये टाइमलाइन देखिए। इससे साफ पता चलता है कि कैसे चौथी खिड़की को लेकर यह डर धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसका अंजाम एक ऐसी मौत में हुआ जिसका जवाब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी किसी के पास नहीं था। और इस पूरी कड़ी में सबसे अहम गवाह है नर्स कविता। उन्होंने ही डॉक्टर जोशी को उस खौफनाक हालत में देखा था। बाद में उन्होंने डीन को सब कुछ सच सच बता दिया, और बस उसी के बाद उस खिड़की को हमेशा के लिए सील करने का ऑर्डर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला और कैसे उलझता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मुर्दा घर के वो अनकहे नियम तोड़े जाते हैं। पहले तो एक गलती से, और फिर एक जानलेवा लापरवाही की वजह से। हुआ ये कि एक अमावस्या की रात थी और डॉक्टर प्राची ने अनजाने में एक छोटी सी गलती कर दी। लेकिन उनका वो एक छोटा सा कदम मुर्दा घर में सोई हुई किसी चीज को जैसे जगा देता है। और ये पहली बार था जब डॉक्टर प्राची ने खुद इन अजीब और डरावनी चीजों का सामना किया। अचानक मुर्दा घर की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगी। फिर खिड़की से खुरचने की एक भयानक आवाज आने लगी, और ये सब ठीक उनके एक्शन के बाद हुआ। इसी घटना ने उन्हें अपनी साइंटिफिक सोच पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सवाल तो मन में था ही, लेकिन तभी एक और स्टाफ मेंबर, वार्ड बॉय अजय, सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करने का फैसला कर लेता है। नतीजा वो फर्श पर मरा हुआ मिलता है। उसका मुंह ऐसे खुला था मानो वो अब भी चीख रहा हो, और आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। और ठीक उसी वक्त नर्स कविता को खिड़की के पास लाल साड़ी में एक साया दिखता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अजय की मौत के बाद तो जैसे हंगामा ही मच गया। अब डॉक्टर प्राची सीधा डीन घोष के पास पहुंचती हैं और जिद करती हैं कि उन्हें चौथी खिड़की की पूरी कहानी बताई जाए, बिना कुछ छिपाए। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सच सामने आता है। ये पूरा मामला जुड़ा है निधि की एक दुखद कहानी से। एक ऐसी लड़की जिसकी आत्मा को कभी शांति ही नहीं मिली, क्योंकि उसके शरीर का कभी अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ था। इस खुलासे के बाद तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। जिसे सब एक भूत समझ रहे थे, वो असल में एक पीड़ित थी, और ये जो डरावनी घटनाएं हो रही थीं, वो असल में मदद के लिए उसकी चीखें थीं। और जैसे ही डॉक्टर प्राची को इस सच्चाई पता चलती है, वो एक साइंटिस्ट से उस बेचारी बेचैन आत्मा की वकील बन जाती हैं। अब उनका बस एक ही मकसद है, उसे वो इंसाफ दिलाना जो उसे कभी मिला ही नहीं। तो अगली अमावस्या को एक खतरनाक अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन सुनिए, ये अनुष्ठान आत्मा को भगाने के लिए नहीं था, बल्कि उससे बात करने के लिए था, ये समझने के लिए कि वो आखिर चाहती क्या है। और फिर इस त्रासदी का असली दर्द, असली वजह सामने आती है। निधि की आत्मा खुद सामने आकर अपनी बात कहती है। वो अपना दर्द बयां करती है और बताती है कि उसकी बस एक ही इच्छा है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। कहानी का असली क्लाइमैक्स वो टकराव नहीं है, बल्कि वो है जो उसके बाद होता है। वो एक तड़पती हुई आत्मा से किए गए वादे को पूरा करने की जिद और कोशिश। और यहां डॉक्टर प्राची अपनी साइंटिफिक स्किल्स का इस्तेमाल एक बिल्कुल ही अलग काम के लिए करती हैं। वो पुरानी केस फाइल दोबारा खुलवाती हैं, डीएनए की मदद से निधि के परिवार को ढूंढ निकालती हैं, और आखिर में गंगा नदी के किनारे उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाती हैं। एक तरह से वो विज्ञान और विश्वास के बीच एक पुल बना देती हैं। और उस रात
सालों में पहली बार मुर्दा घर में पूरी तरह खामोशी थी। वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई और पूरे कमरे में एक गहरी शांति छा गई। ये सीधा सीधा नतीजा था न्याय मिलने का। अब उस बंद खिड़की पर एक देवी की तस्वीर लगा दी गई है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। चौथी खिड़की की ये दास्तां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई अतीत की कुछ गूंजें सिर्फ कहानियां नहीं होती? क्या वो न्याय के लिए उठती वो आवाजें हैं जो खामोश होने से इनकार कर देती हैं?